नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद। और संवाद हम आज करेंगे सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के साथ। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। एक साल की आपको बधाई मोदी सरकार 2 के 1 साल कंप्लीट होने पर। लेकिन ये 1 साल उस दौर में कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं जब स्थितियां बहुत विकट हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो कैसे देखते हैं 1 बरस के इस कार्यकाल को? देखिए, मोदी जी का नाम अपने आप एक आत्मविश्वास की भावना पूरे देश में नहीं विश्व में लाता है। याद करें 2014 का वो समय जब देश में युवाओं के दिल में, किसान के दिल में, आम आदमी के दिल में एक प्रश्न चिन्ह होता था बहुत बड़ा कि देश का भविष्य किधर जाएगा। युवाओं को अंधेरा नजर आता था, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी देश की सीमाओं की इवन सुरक्षा की खतरा भी लोगों के दिल में नजर आता था। एक आशा की किरण की तरह नरेंद्र मोदी जी को में लोगों ने विश्वास जताया और वो अपने विश्वास पे खरे उतरे। 5 वर्ष का समय, उस 5 वर्ष के समय में जो कुछ हुआ, 70 वर्ष की आजादी के अंदर अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करें तो लगता है कि भारत बहुत कदम आगे बढ़ा। उन्होंने उस कदम ताल में आगे बढ़ने की गति को अपने ऊपर नहीं लिया। उन्होंने कहा था 135 करोड़ देशवासी अगर एक एक कदम आगे चलेंगे तो हम 135 करोड़ देश कदम आगे निकल जाएंगे। और उन्होंने उस परिवार का अपने आप को सदस्य मानते हुए, मुखिया मानते हुए, उन सब जिम्मेदारियों, अच्छाइयों, बुराइयों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया। और आज यह स्थिति आ गई है कि देश के लोगों का विश्वास आज अपने नेता पर इस कदर बढ़ चुका है कि चाहे कोई घटना, चाहे वो किसी बॉर्डर पे चाइना की घटना हो, डोकलाम की हो, गलवान घाटी की हो, चाहे फूड संकट की हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे ट्रंप से रिश्तों की बात हो, चाहे इजराइल से रिश्तों की बात हो, विश्व से रिश्तों की बात हो, राम मंदिर की बात हो, पाकिस्तान से रिश्तों की बात हो, आज देश का विश्वास जम चुका है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी के रूप में जो हमें इस संकट से उबार लाएगा। और उसी श्रृंखला के अंदर पेशे से डॉक्टर भी हूं और मेरा सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के साथ मुझे 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का उनके नीचे मौका मिला, सीखने का मौका मिला। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। देखिए, जब मैं डॉक्टर था, मैं छोटी सी 30 साल पहले मैंने क्लिनिक शुरू करी, तो पेशेंट का विश्वास जीतना सबसे पहले हमारा काम होता था कि पेशेंट को ये तो फेथ हो जाए, सफेद कोट पहन लिया हमने, स्टेथोस्कोप लगा लिया, लेकिन उसका ये विश्वास हो जाए कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तब वो आपको अपना डॉक्टर स्वीकार करता था। आज वही स्थिति आज देश के लोगों की हो गई है। घटना जो मर्जी हो, कोविड आया, एक इशारा किया, 22 मार्च की घटना को याद करें हम कि आज 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा, 25 मार्च से लॉकडाउन होगा। अगर उस वक्त ये फैसला ना लिया गया होता, ये फैसला लेने के लिए कलेजा चाहिए था, एक सोच चाहिए थी, एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए थी। आज देश को गर्त में जाने से बचा लिया। हम उस वक्त तैयार नहीं थे, यहां तक कि साबुन से हाथ धोना भी नहीं जानते थे हम। मास्क लगाना तो दूर की बात है, डिस्टेंसिंग का शब्द ही हमारे किताबों में नहीं लिखा था कि 2 मीटर और 1 मीटर की दूरी हम पर हम रहेंगे। हमारी पीपी किट, ये मास्क, पीपी किट एक देश में नहीं बनती थी। आज 2 महीने के 70 दिन के इस समय में हमने अपने आप को तैयार कर लिया और बचाया क्या? 135 करोड़ के देश में आज मात्र कुल 12,000 मौतें हुई हैं। अगर संख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो ये 0.000% में आती है। एक डॉक्टर के नाते मैं बता सकता हूं कि इससे ज्यादा, जब इबोला वायरस आया विश्व के अंदर, उसकी मोर्टेलिटी थी करीबन 12 से 18%। H1N1 सार्स वायरस आए, और इस वायरस के आने के बाद जब चाइना जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश, जो हमसे हर तरह से बहुत आगे थे, चिकित्सा पे सेवाओं में भी बहुत आगे थे, जब उनकी उंगलियां जल चुकी थी, वो जो उनके घुटने पर आ गए थे, तो आपके भारत ने, 130 करोड़ देश के इस भारत ने अपने आप को जरूरतें होते हुए भी, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को होते हुए भी, सारी समस्याओं के साथ आज देश के अंदर, ये संख्या पर फर्क हो सकता है कि इन्फेक्टेड लोग 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, कि 5 लाख हैं या 10 लाख है, लेकिन ये सच है
कि मरने वालों की संख्या मात्र 12,000 है। और इन 12,000 लोगों में से भी 70-80% लोग वो लोग थे जो कहीं ना कहीं जिनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोध शक्ति बहुत कम थी। कुछ बीमारियां शरीर की, डायबिटीज थी, कैंसर था, किडनी डिजीज थी, वो लोग थे। बहुत कुछ किया है हमने, बहुत कुछ करना बाकी है। कोरोना के साथ हमें जीना, हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे डटकर लड़ना है। आज हम उस स्थिति पर आ गए हैं कि आज देश को प्रधानमंत्री ने आज एक सक्षम देश के रूप में कोरोना से लड़ने के लिए भी तैयार करने में जो 70 दिन का समय गुजारा है, जो कुछ और कुछ किया उसको तो मैं गिनाऊंगा तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति होगी। जहां 2014 के अंदर अगर हम बात करें 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ देशवासी का 4 या 5 से गुना करें तो करीबन 1.5 करोड़ की आबादी, करीबन 1.5 करोड़ लोग होते हैं, 150 करोड़ लोग हो जाते हैं जिन्होंने बैंक के कई दरवाजे नहीं देखे थे। जनधन खाता अगर उस वक्त ना खुला होता और आज हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से हमने उनके खाते में 1,000 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए, किसान के खाते में 6,000 रुपए, आधार कार्ड 100% लगभग आधार कार्ड हमने देश को दिया। अगर ये हमारे पास ना होता तो आज हम इनकी मदद कैसे कर पाते। आज अगर हम ध्यान करें किस घर के करीब की तरह, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तो ऐसी आजादी बेईमानी होगी। आज उस पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को क्या चाहिए था? एक घर। प्रधानमंत्री गरीब आवास कल्याण योजना के माध्यम से उनको घर मिला। और क्या चाहिए था? उस घर में चलाने के लिए बिजली। आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है, 18,000 गांव को बिजली दी। और क्या चाहिए उस घर में? उस घर में चाहिए कि उसके अंदर गैस का चूल्हा हो जलाने के लिए, माताएं धुआं में आंखें खराब कर देती थी अपनी। और क्या चाहिए? उस घर के लाभ को उस बैंक जनधन खाते के माध्यम से 5-6 हजार रुपए का साहूकार से 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सैकड़े पर ब्याज पर वो पैसा लेता था। आज उसके खाते में 5-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का पैसा वो ले सकता है। आज उसके युवा को अगर काम करने के लिए चाहिए तो 10 लाख तक के लोन, 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन बिना कर्ज के, बिना गिरवी रखे कुछ सामान जिसे उपलब्ध है उसे काम करने के लिए। स्टार्टअप, स्टैंड अप योजना, ये सब चीजें कर एक सक्षम, और अंत के अंदर आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज देश की ताकत यही थी। गांधी जी का जो सपना था कि मेरा गांव स्वावलंबी बने। गांव में, मैं छोटे से गांव से आता हूं, मेरे गांव में बिजली अब 4 साल पहले आई है। मैं बताना चाहता हूं कि उस गांव के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, बसें गाड़ियां नहीं जाती थी। गांव के अंदर अगर सब पुलिस थाने का, मुझे काम नहीं कि पुलिस का सिपाही मेरे गांव में पिछले 15-10 साल का, मैं जब गांव में छोड़ा पुलिस का सिपाही नहीं आता था, जरूरत ही नहीं थी। समाज, न्याय पंचायतें अपना काम निपटा लेती थी। आज उस गांव तक, गांव के कोने कोने तक बिजली पहुंची है। तुम्हारे हर किसान के खाते के अंदर। मैं गांव में गया, बोले भाई आपने क्या किया, आपकी निधि का कोई पैसा नहीं लगा सांसद जी। मैंने जब उनसे पूछा कि बताइए किसान महोदय, किसी के खाते में 2,000 रुपए आए? बोले साहब आए। मैंने कहा बता, अगर 2,000 के पूरे 2,000 आए, किसी ने बेईमानी तो नहीं करी बीच में, किसी ने 10% कमीशन, ब्याज, रिश्वत तो नहीं लिया? उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो नहीं लिया। मैंने कहा बताइए अगर पिछली सरकारों का, आपकी सरकार का आकलन कीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो, चाहे वो किसान की निधि हो, चाहे वो गरीब महिला के घर के अंदर गैस के चूल्हे की राशि हो, चाहे वो कोविड के समय में दी हुई कोई भी राशि हो, सीधे उनके खाते में जा रही है। 70 साल बाद आज हमने पाया है, तो हमने बहुत कुछ पाया है। और इस कोविड ने तो हमको चैलेंज देकर, जैसे कहते हैं ना युद्ध काल में ही फौजी का टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट होता है, तो आज वो युद्ध काल हमारे पूरे देश के अंदर का वर्ल्ड में बल्कि आया हुआ है। महामारी से लड़ने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम खड़े होकर उन कोरोना वालों का थाली बजाकर उनका फूल बरसाकर हम उनका सम्मान करेंगे, पूरा देश खड़ा हो गया। एक नेता की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसके इशारे पर देश का व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपने नेता के लिए कुर्बानी करने को तैयार हुआ है। देश के नेता ने आह्वान किया कि मुझे अपने गरीब माताओं को लिए गैस के चूल्हे देने हैं, लोगों ने अपने आप सरेंडर कर दिए गैस के कनेक्शन। डॉक्टर महेश शर्मा, ये सरकार के तौर पर आपने बताया क्या कुछ हासिल किया, और एक नेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर कितनी बात को माना जाता है पूरे देश भर में। एक आह्वान करते हैं प्रधानमंत्री और देशवासी उसको करने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि एक सांसद के तौर पर, और पेशे से आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के तौर पर भी आप संवेद रूप से इस
संक्रमण के काल में भी लगातार सक्रिय रहे, यहाँ तक कि इतने सक्रिय रहे कि आपने अपने हॉस्पिटल्स जो कैलाश हॉस्पिटल्स हैं उनकी चेन्स को भी कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया इस कोविड-19 के पीड़ितों की देखभाल में। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये आपके लिए? देखिए, मुझे खुशी है कि मेरे अंदर छुपा हुआ जो डॉक्टरी स्वरूप था, मैंने जब 25 मार्च के बाद ये स्थिति पैदा हुई और मैंने अपने आप जो अपना चुनावी वाला और राजनीति वाला चोगा उतार कर साइड में रखा और मैंने अपने आप को डॉक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा महसूस किया। जिन दो लोगों के मेरे नोएडा एक विशेष भौगोलिक स्थिति रखता है, हमने अपने 10 हॉस्पिटल में से 3 हॉस्पिटल समर्पित कर दिए सरकार को कोविड अस्पताल के जी। खुर्जा के हॉस्पिटल को, राजस्थान वाले हॉस्पिटल को, नोएडा ग्रेटर नोएडा के 200 बेड के हॉस्पिटल को हम लोगों ने समर्पित कर दिया। और दूसरा उसके साथ ही क्या कि इन 70 दिनों में 25 मार्च से लेकर आज तक मैंने भी मेरे प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर, मेरे मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेकर 12 से 14 घंटे मैंने रोजाना अस्पताल में पेशेंट डॉक्टर की तरह और साथ साथ अपने 10 लाख जो प्रवासी मजदूर यहाँ काम करते थे, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा लेकर उनके लिए रहने का इंतजाम, उनके लिए भोजन का इंतजाम, उनकी और व्यवस्थाओं का इंतजाम, और जब वो जाने लगे तो उनके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था से लेकर खाने तक का सरकार के साथ मिलकर उसमें मैं लगा रहा और मुझे आनंद प्राप्त हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ कि 80 दिन के समय में मैंने एक दिन भी 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली। जो जाना लगातार उनके बीच में खड़ा रहा और शाम तक आकर अपने अस्पतालों के पेशेंटों के बीच में भी मैं खड़ा होकर उनका भी आत्मबल बढ़ाता रहा। अस्पताल के जो डॉक्टर्स 6000 सहकर्मी मेरे साथ काम करते हैं उनका मनोबल भी बढ़ाता रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से नोएडा ग्रेटर नोएडा के इनके सभी चिकित्सकों का आत्मबल भी बढ़ाता रहा। खैर, ये मेरा किसी पर एहसान नहीं, मैंने पेशे से चिकित्सा पेशा मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था। ये मेरा धर्म था, मेरा फर्ज था, मानवता की कॉल थी, आह्वान थी, मेरे प्रधानमंत्री जी का संदेश था, उनकी आंखों में छुपा हुआ संदेश था, मैंने उनको पूरा किया। मेरे जनता, मेरे क्षेत्रवासियों ने, जिन्हें मुझे एक सामान्य किसान के मास्टर के बेटे को यहाँ तक पहुंचा दिया, उनके प्रति मेरा कर्ज था जो मैंने उनको चुकाया। तो मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जी, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है और इस विकट स्थिति को संभालने के लिए खुद मैदान में गृह मंत्री अमित शाह जी को आना पड़ा और माना जा रहा है कि उसके बाद थोड़ा सा जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनमें एक जो है चेतना जागी और साहस बटोर कर एक बार फिर से नए सिरे से वो जुट गए हैं इस महामारी से लड़ने में। लेकिन दिल्ली में जो है इस की टेस्टिंग के रेट्स कम कर दिए गए और निजी अस्पतालों से भी कहा गया कि वो अपने जो चिकित्सा खर्च को वो थोड़ा सा कम करे। लेकिन एनसीआर में अभी भी कमोबेश वही स्थिति है, थोड़ा सा टेस्टिंग भी महंगी है और चूंकि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है पीड़ितों को, निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर टेस्टिंग और उनकी चिकित्सा काफ़ी महंगी है। तो इस क्षेत्र में कुछ काम करने की आवश्यकता है या फिर आप कुछ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी, एक चिकित्सक के तौर पर भी कुछ पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं राजनीतिक भी हूँ, मैं गरीब किसान परिवार का बेटा भी हूँ, मैं क्षेत्र में भी रहता हूँ। पहले तो हमारे गृह मंत्री जी ना जाने किस मिट्टी के बने हो, उनके साथ काम करना एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते आसान नहीं। 14, 15, 16 रात 2 बजे तक काम करना, सवेरे खोल के शुरू हो जाना, और अब जिस कमांड को वो संभाल लेते हैं उसमें वो जुनून की तरह लग जाते हैं, अपनी चिंता करे बगैर, जी पीने तक की परवाह नहीं करते। उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। आज 70%, 73% हेल्थ केयर भारत की प्राइवेट हाथों में है। कोई भी सरकारी व्यवस्था में अगर हम प्राइवेट को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो वो व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। अब सवाल था कि उस व्यवस्था को दोनों को इंटीग्रेट करना। शुरू में नंबर कम थे, संख्या कम थी, हम लोगों ने सरकारी व्यवस्थाओं को कोविड अस्पतालों में बदल दिया, सफदरजंग बंद हो गया, एम्स बंद हो गया, एलएनजेपी बंद हो गया। अब आप ये बताइए, जो वहां पेशेंट ओपीडी में दिखाना आना चाहते थे, देश के कोने कोने से आते थे, वो कहां जाएंगे? छोटी क्लिनिक के घर के लोग बंद कर बैठ गए। आज गृह मंत्री जी ने फैसला लिया आज से 4 दिन पहले कि अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे पार्टनर की तरह काम करेंगे। ये महसूस ना हो कि कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है, उसके लिए उन्होंने दरें निर्धारित कर दी
और प्राइवेट और सरकारी का एक सम्मेलन कर एक समायोजन कर आपस में दोनों संस्थाएं मिलकर, देखिए आप कल्पना कीजिए कि जहां 12,000 पेशेंट की ओपीडी एम्स की होती है और उस अस्पताल को बंद कर दिया जाए तो 12,000 लोग कहां जाएंगे? छोटी क्लिनिकें बंद हो गई, प्राइवेट अस्पताल बंद हो गए। तो आज उन्होंने उस समायोजन को कर उसकी दरें निश्चित करी। और अब ये हेल्थ व्यवस्था मैं आपने नोएडा में बताना चाहता हूँ, 12 तारीख से पहले नोएडा में प्राइवेट अस्पतालों को शामिल नहीं किया गया था। जब हमने अपना हॉस्पिटल पूरा दे दिया था, 200 बेड का हॉस्पिटल, आप इसे सरकार चलाए, लेकिन सरकार कहां से चलाएगी? सरकार को डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, नर्स चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, हाउसकीपिंग चाहिए। ये सारी चीजें किसी सब्जी मंडी में तो मिलती नहीं। हमें अगर जरूरत होगी तो प्राइवेट के स्टाफ को लेकर ही हम उनके साथ चला सकेंगे। अब पिछले 5 दिन से व्यवस्था है, उसमें यह कर दिया उनके रेट्स निश्चित कर कि कोई भी L1 कैटेगरी का खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा ना हो, L2 कैटेगरी जहां ऑक्सीजन की और बाईपैप की जरूरत हो वहां का खर्चा 20-25 हजार रुपए से ज्यादा ना हो, L3 कैटेगरी जहां वेंटिलेटर की उसकी जरूरत हो उसका खर्चा करीब 25-35 हजार से ज्यादा ना हो, और इसमें भी जो ना अफोर्ड कर सकते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की व्यवस्था भी साथ है जी। तो सब मिलकर भाई आप 70% पॉपुलेशन देश की को प्राइवेट हाथों में हेल्थ केयर मिलती है। आज CGHS, ECHS, ESI ये सब प्राइवेट हाथों के अंदर के माध्यम से भी हम मैनेज करते हैं। तो सबका समायोजन कर मुझे उम्मीद है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और महंगी भी नहीं होगी, क्योंकि उनकी दरें निश्चित कर दी गई हैं। और फिर ध्यान रखें कि हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स की पहले ही देश में कमी। आज हमारे देश में एक करीबन 500 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला के, और हमारी सरकार ने 115 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 3 साल में शुरू किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 4 लाख डॉक्टरों की कमी है आज हमारे देश में, 6 लाख नर्सों की कमी है हमारे देश के अंदर। तो आज उस व्यवस्था को ध्यान देते हुए सरकारी और प्राइवेट मिलकर इस लड़ाई में लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपने अभी हमारी बातचीत में आपने कहा कि दूरदृष्टि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, और उन्होंने उस वक्त गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के खाते खुलवाए। उस वक्त कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे और उनके खाते में सीधे पैसे जाएं उसकी भी व्यवस्था कर दी थी, और उसका लाभ अब कोरोना काल में सीधे तौर पर किसानों, मजदूरों को और ग्रामीण वासियों को मिल रहा है। एक और दूरदृष्टि का प्रमाण था आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई। क्या उसका भी लाभ क्या कोरोना काल में लोगों को मिल पा रहा है और कैसे मिल पा रहा है? देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम थी, सोशल सर्कल के लिए। नेशनल हेल्थ स्कीम हो, कोई स्कीम हो, उसको इन्होंने प्राइवेट से जोड़ा, गवर्नमेंट ने मिलकर जोड़ा। देश की 40 करोड़ जनता, मैं बताऊं, मतलब अगर हम मान के चले 10 करोड़ जनता के अगर 50 करोड़ जनता को अगर हम लोगों ने ये उपलब्ध करा दिया है, ये बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी। एक डॉक्टर के नाते मैं सोच सकता हूं इस जरूरत को। आज उस व्यवस्था का समायोजन किया गया है। उस व्यवस्था के साथ, क्योंकि अभी 2 ही महीने का समय गुजरा है, और आयुष्मान योजना के तहत भी इसको लिंक किया गया है कि आयुष्मान योजना से जुड़े हुए सभी जो लोग हैं उनको कोविड के इलाज की सुविधा आयुष्मान के माध्यम से दी गई है। मैं समझता हूं जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी कोविड से चिंता और हेल्थ केयर से रिलेटेड सभी चिंता को पूरा करेगी ये योजना, इसमें कोई दो राय जी। एक और चुनौती आ गई है कोरोना काल में ही, और ये चुनौती भी वहीं से आई है जहां से कोरोना आया है। चीन लगातार LAC पर ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में भी कुछ विपक्ष के राजनेता सवाल उठा रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश इस विकट परिस्थिति और समय पर? देखिए, मैं उन सभी विपक्ष वाले उन राजनीतिज्ञों से प्रार्थना करना चाहता हूं, सिर्फ एक विषय पर, जहां देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं का चिंता हो, वहां पर राजनीति नहीं, पूरा देश एक होना चाहिए। जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी तो जय जवान जय किसान और के नारे के साथ तो देश की नारियों ने अपने गहने उतार कर दे दिए थे, एक टाइम भोजन कम कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश की लड़ाई जीत कर आई थी तो सारे देश ने दिए जलाए थे। आज प्रश्न चिन्ह उठता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। ये नरेंद्र मोदी पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह उन जवानों पर है जो सर्जिकल स्ट्राइक कर कर आ गए और लौटकर सुरक्षित अपने देश में आ गए। ये प्रश्न चिन्ह उन 20 चाइना बॉर्डर पर अपनी जान देने वाले लोगों पर प्रश्न चिन्ह है कि उनके शहादत पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनकी शहादत पर।
क्या वो अपने बॉर्डर की सीमा पर, अपने देश की सीमा को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन नहीं दिया? लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो मारते मारते मरे, और उन्होंने अपनी संख्या से दुगनी संख्या के अंदर चाइना के लोगों को भी हताहत किया है। आज उन पर ये शहादत पर प्रशंसन नहीं होना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत है ना, पार्लियामेंट है ना, बहस कीजिए ना वहां, और बहुत सारा पूरे देश में चुनाव आएंगे ना, बहस कीजिए ना। उस बहस में विपक्ष को करारा जवाब देश की जनता ने दिया है। पहली बार से ज्यादा दुगने बहुमत से नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। आपका सवाल का जवाब देश की जनता ने दिया है और आगे भी देगी। जब जब लोग देश की सीमाओं पर करने वालों का प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जनता जवाब देती है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और खासतौर पर राहुल गांधी जी से विशेष तौर पर, कि शब्दों का चयन और मौके की नजाकत को समझे कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। आप मॉरल गिराने का कोशिश मत करें। आज देश के 130 करोड़ के मॉरल के साथ ही एक मां का 20-22 साल का बेटा जाकर अपनी जान दे देता है बॉर्डर पर। इसके पीछे खाली उसकी आत्मभाव है कि मुझे देश के लिए जान भी देनी। उस पर अगर कहीं ऐसे कटाक्ष होंगे तो वो उचित नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई है। कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी भी शामिल थी, वो उन्होंने चीन का दौरा किया था और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और वहाँ की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक MOU साइन किया गया था। ये पब्लिक डोमेन में ये बात अभी सामने आई है इस विकट परिस्थिति में। तो क्या ऐसे पहले उदाहरण मिलते रहे हैं कि एक राजनीतिक दल दूसरे देश के सत्ताधारी राजनीतिक दल के साथ कोई MOU साइन कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो जो एक संप्रभुता पर क्या उसका कोई किसी तरीके का नकारात्मक असर पड़ सकता है क्या? देखिए, आज तो जो वक्तव्य राहुल जी दे रहे हैं या सोनिया जी दे रही हैं, उससे कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं चाइना के साथ खड़े हुए तो नजर नहीं आ रहे। चाइना के देश की बात, जो उनका देश के उनका अखबार बोल रहा है, वो हमारे राहुल जी बोल रहे हैं। कहां तक उचित है ये? जब देश की सीमाओं की संप्रभुता की बात आएगी तो चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। आज उस विषय पर प्रश्न चिन्ह उठाना और विपक्ष के खासतौर पर चाइना जैसे देश के साथ उनके सुर में बात करना, मैं समझाऊं किसी भी तरह से उचित नहीं। एक तरफ जो चल रहा है LAC पर, उससे पूरे देश में रोष है, और इस रोष से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया था। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया है तो प्रतिसाद मिला है देश की जनता से। तो आपको लगता है कि ये सही समय है अब अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को विश्व के सामने लाने का, या फिर अपनी व्यवसाय को और अपने उद्योग जगत को अपने पांव पर खड़े करने का ये सही समय आ गया है? देखिए, कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। मैं समझता हूं आज वो समय आ गया है। आज इस चैलेंज के समय में, आज इस महामारी के समय के अंदर, अगर हम इनोवेशन कर अगर हम वहीं पहुंच गए कि अगर हमने देश के 80% गांवों को, अपने देशवासियों को स्वावलंबी बना दिया, ये देश का आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होने की राह में एक मील का पत्थर होगा। आज हमारी निर्भरता वैसे भी बहुत कम है, लेकिन अगर हमने आज इस वोकल फॉर लोकल की बात को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनकी सोच है कि आत्मनिर्भर बनाने का सपना अगर हमने कर लिया, तो आज भारत को कोई भी नहीं छू पाएगा। मैं समझता हूं उनकी भी ये बहुत बड़ी सोच है, और देशवासी इसमें संकल्प ले रहे हैं कि आज हम प्रधानमंत्री के साथ वोकल फॉर लोकल, और मैं समझता हूं जिस भाव से हम लोगों ने ये स्वावलंबी बनने का काम किया है, स्वदेशी का जो हमारा भाव हमारे साथ चलता चला आया है, खादी का जो भाव हमारे साथ चलता है, जिसकी चर्चा हम लोग करते चले आए, उस दिशा में एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। जी जी। मैं देख रहा था कि भारत की कुंडली पर नज़र डाल रहा था और देख रहा था कि 2020 कैसा रहेगा। तो उसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा था कि 29 जून तक, 28 मार्च से लेकर 29 जून का समय थोड़ा सा विकट है, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां करवट लेंगी, भारत जो है सिरमौर बनेगा। तो क्या माना जाए कि चुनौतियों से निकलकर अब भारत सिरमौर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि चुनौतियां भारत को तैयार कर रही हैं, फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है भारत? देखिए, एक सपना था हमारे सरसंघ चालक जी का, आद्य सरसंघ चालक जी का, डॉक्टर हेडगेवार जी का, पूज्य गुरु जी का।
भारत को विश्व गुरु बनना है और पूरा विश्व लालायित नजरों से आज भारत की ओर देख रहा है। भारत हमें लीड करेगा और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। उस विश्व गुरु बनने के सपने की ओर भारत चल पड़ा है और विवेकानंद जी के वे शब्द चरैवेति चरैवेति, और जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे चलते रहेंगे। लेकिन अभी एक लक्ष्य थोड़ा सा दूर नज़र आ रहा है, कोरोना संक्रमण पर विजय का। तो उस और कैसे देखते हैं आप कि कितना समय और संक्रमण से लड़ने में लगेगा और विजय की स्थिति कब तक मिल पाएगी हम लोगों को? देखिए, मैं अगर एक डॉक्टर के नज़रिए से मैं देखूं, ये एक वायरस बुखार है और वायरस बुखार का इलाज बड़ा अच्छा है हमारी किताबों में कि अगर दवाई के साथ लो तो 7 दिन में, बिना दवाई के 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है जी। मृत्यु दर 2 से 3% है। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। इसकी बचत के लिए जो 3 मूल मंत्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे 3 मूल मंत्र हैं, उनको ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। वही दूरी, मास्क हम लगाएंगे, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और हाथ धोएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे। छूने के बाद ये 3 चीजें माप लीजिए, दोनों में से हमने साधारण ये 10 रुपए वाला मास्क काफी है, किसी N95 की दौड़ में मत दौड़िए। 2 गज की दूरी मैं बताना चाहता हूं कितना बड़ा फायदा करेगा। अगर हमने मास्क लगाना सीख लिया, ये 2 गज की दूरी, हम टीबी से निजात पा लेंगे। हम दुनिया भर की और कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती हैं हमारे यहाँ हर बार देश में, देश के अंदर, उनसे निजात पा लेंगे। सफाई, गंदगी से हाथ धोने की हमने आदत पाल ली, तो जो पानी बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीजेस जिसको हम कहते हैं, उनसे हम निजात पा लेंगे। जो आज हमने थोड़ा बहुत गंवाया है इस कोरोना के कारण, उससे कई गुना स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बचा लेंगे। जितना नुकसान हमारा हुआ इस कोरोना से, उसका कई गुना हम सिर्फ इन 3 चीजों की अगर हमने आदत डाल ली, तो हम स्वास्थ्य की दृष्टि से उससे कई गुना ज्यादा बचा लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है? और अगर इनका महत्व बढ़ता है तो भारत का भी महत्व अपने आप बढ़ जाएगा? देखिए, भारत की अपनी पहचान, जो सबसे बड़ी भारत की ताकत है, वो हमारी रिच कल्चर एंड हेरिटेज है, वही। और उसी कल्चर हेरिटेज के कारण आज पूरा विश्व हमारी तरफ नजर मार के देख रहा है जी। 4-4 परिवार एक छत के नीचे रहते हैं, ये हमारी ताकत है। 135 करोड़ देश, जहां हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, खान पान, पहनावा बदल जाता हो, वो 12 देश एक साथ बंधा हुआ है। पूरे विश्व के देशों में झांक ले आप, वहां एक ही धर्म मिलेगा, एक ही तरह के लोग मिलेंगे, ज्यादा बहुत। यहाँ तो हर 50 किलोमीटर पर धर्म बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती, जाति बदल जाती है। लेकिन आखिरकार 135 करोड़ देश, कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको एक मुट्ठी में बांधे हुए? वो हमारी रिच हेरिटेज एंड कल्चर है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है, वही योग जिसको 190 देशों ने मान्यता थी प्रधानमंत्री जी के छोटे से आह्वान पर, वही हमारी नेचुरल, हमारी जो चीजें हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज जिस काढ़े का उपयोग हो रहा है, आयुष का उपयोग हो रहा है, उसके लिए पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो इसलिए हमारी ये ताकत भी हमें बचाएगी, हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी प्रकृति पर निर्भरता, ये सब चीजें ही हमें देश इन घटनाओं से बचाएगी। जी, चलिए, आपने समय निकाला और समय निकालकर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। डॉक्टर महेश शर्मा, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमसे बात कर रहे थे संवाद में और बता रहे थे कि इस चुनौतीपूर्ण समय से निकल कर कैसे भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।